वेबिनार में अपेक्स यूनिवर्सिटी की ओर से स्वागत है। मैं हेमराज अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं कि मैं पहले आई स्टार्टेड माय करियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उसके बाद में आरएस की परीक्षा में अपेयर हुआ था, तो मैंने आरएस की परीक्षा को टॉप किया था और मेरे में और दूसरे नंबर में जो पोजीशन थी उसमें 80 नंबर का डिफरेंस था। उसके बाद कुछ समय बाद मैं वापस दूसरी परीक्षा में अपेयर हुआ, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में अपेयर हुआ। तो मेरा फर्स्ट चांस में एक ग्रुप में सिलेक्शन हुआ, तो मैं इसमें चला गया, तो मैं वहाँ पर ऑफिसर रहा। उसके बाद उसी दौरान जब मैं आरएस में था तभी मैंने वापस यूपीएससी की परीक्षा दे दी थी। उसके बाद मेरा वापस सिलेक्शन हुआ और आईएएस में सिलेक्शन हुआ। उसी दौरान मैंने भारतीय रिजर्व बैंक की भी परीक्षा दी थी अफसर की, तो मैं भारतीय रिजर्व बैंक में भी अफसर के रूप में सेलेक्ट हुआ था। लेकिन उससे कुछ ही समय बाद मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, इसलिए मैं आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद आईएएस की परीक्षा दे करके आईएएस की सर्विस मैंने ज्वाइन कर दी। हर व्यक्ति का अपना अपना भविष्य होता है, लेकिन मैं ये क्या करता हूँ कि व्यक्ति भविष्य का निर्माण स्वयं करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो कि व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। जीवन मरण कब होता है वो अपने हाथ में नहीं है। किसी काम को करने से यश प्राप्त होता है या अपयश प्राप्त होता है वो अपने हाथ में नहीं होता है। और किसी व्यवसाय को करने से लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है वो अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम प्रयत्न करते हैं तो उसका परिणाम हमारे सामने आता है। वो बाद में आता है लेकिन परिणाम अवश्य सामने आता है। तो मैं ये कहा करता हूँ कि व्यक्ति भविष्य का निर्माण, अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है। हम कई बार देखते हैं ग्रेजुएशन करते हैं स्टूडेंट्स, पीजी करते हैं, फिर उसके बाद में तय करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं जीवन में। हमारा ये मानना है कि व्यक्ति को ग्रेजुएशन करने से पहले ही अपने लक्ष्य को निर्धारित अवश्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अपने लक्ष्य को निर्धारित पहले कर लेता है और उसी हिसाब से अपना प्रयत्न करता है तो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्शन की आवश्यकता होती है, जिसको हम प्रयत्न बोलते हैं। प्रयत्न वो होना चाहिए जो कि सही डायरेक्शन का हो। सही डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि यदि आप जयपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको जयपुर से दिल्ली जाने वाली सड़क है वही पकड़नी पड़ेगी। आपने कोई गलत सड़क पकड़ ली, रोड पकड़ लिया तो आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपना लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य का निर्धारण व्यक्ति खुद करता है और करना चाहिए, और उसके हिसाब से उसको प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे जैसे प्रयत्न करता है तो वैसे वैसे उसको परिणाम मिलते हैं। आप देखते हैं कि वर्तमान समय में कई विपदाएं चल रही हैं। कोविड-19 से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सभी देश जूझ रहे हैं। आप देखते हैं कि अलग अलग देशों ने इसको निपटने के लिए अलग अलग रणनीतियाँ बनाई हैं और उसके परिणाम भी अलग अलग रहे हैं। उसी प्रकार हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं, उसका परिणाम भी अलग अलग आता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, तो प्रयत्न अलग अलग तरीके से करते हैं। उनका प्रयत्न करने का तरीका अलग अलग होता है। जिस स्तर से वो प्रारंभ करते हैं वो स्तर अलग अलग होता है। सीखने की जो गति होती है वो हर स्टूडेंट्स की अलग अलग होती है। प्रत्येक छात्र की गति सीखने की बराबर नहीं होती है। वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप सही समय पर किस प्रकार के निर्णय लेते हैं और कैसे सीखते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, यदि सही डायरेक्शन में काम करता है और सही कार्य करता है तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसका आशय यही है कि यदि, अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी काम को एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, बार बार करते हैं,
तो उस काम को करने के आप परफेक्ट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, वो यह है कि यदि आपको किसी काम को करने का तरीका आपने सीखा है वो सही नहीं है, गलत है, और उस काम को आप करते हैं, बार बार करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो उस काम को गलत तरीके से करने के आप मास्टर बन जाते हैं। ये कौन तय करता है? ये आप स्वयं तय कर रहे हैं। आपने स्वयं ने निर्णय लिया है कि आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं। वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सही गाइड की, सही डायरेक्शन देने वाले की, सही टीचर की। सही समय पर किसी छात्रा को या किसी कैंडिडेट को सही डायरेक्शन मिल जाती है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसको सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है। आजकल बाज़ार में जो कई प्रकार की संस्थाएं खुली हुई हैं, कई प्रकार की संस्थाएं खुली हुई हैं, और इस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं। सिखाते नहीं है, वो पढ़ाते हैं। हम सिखाते हैं, हमारा जोर सिखाने पर होता है। हर व्यक्ति का सीखने का स्तर होता है और सीखने की गति होती है। मेरी गलती मेरे को नहीं दिखती है, मेरी गलती मेरे को नहीं दिखती है, तो हम ये पता लगाते हैं कि किसी स्टूडेंट का कौन सा एरिया है जो कमज़ोर है, कौन सा एरिया है जो कि उसका स्ट्रॉन्ग है, किस विषय में वो मजबूत है, किस विषय में नॉलेज उसका अच्छा है, उसकी पकड़ अच्छी है, और किस विषय में, किस सब्जेक्ट्स में, किस टॉपिक्स का कमज़ोर है वो, तो हम उसको पहले पहचान करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और उसकी कमज़ोरी का पता लगाते हैं, और उस कमज़ोरी को पता लगा करके धीरे धीरे उस कमज़ोरी को हम हटाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उसकी कमज़ोरी दूर होती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। आप देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और युवाओं की जनसंख्या और बढ़ रही है, और उन युवाओं की संख्या बढ़ रही है जो कि अब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया है, प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रकार के जॉब्स इकोनॉमी में उतने नहीं खुलते हैं जितने की जॉब्स की आवश्यकता होती है, या वो जॉब्स नहीं मिलते जो कि जैसा वो चाहते हैं। डिसेंट जॉब्स की कमी रहती है। तो कई प्रकार के कैंडिडेट्स, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हों या दूसरे कोर्सेज वाले हों, वेरियस प्रकार के, चाहे वो यूपीएससी निकालती है या स्टेट गवर्नमेंट निकालती है या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्ज़ाम लेती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेती है, उसमें वो अपीयर होते हैं और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित किया जाए, सही तरीके से लक्ष्य निर्धारित करके सही डायरेक्शन में कार्य किया जाए, और आपको उस व्यक्ति की गाइडेंस में, डायरेक्शन में ज़रूर कार्य करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, जो कि इस काम को करने में माहिर है, जिसमें स्किल है। वो व्यक्ति नहीं सिखा सकता जिसने इस प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए नहीं है। पढ़ना अलग चीज़ है, रिसर्च करना अलग चीज़ है, और कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं पास करना बिल्कुल अलग स्किल की आवश्यकता होती है। यह स्किल हर व्यक्ति में नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि हर छात्राओं में पूरी क्षमता होती है, पूरी क्षमता होती है, क्षमता में कोई कमी नहीं होती है। उस क्षमता का उपयोग हम कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होता है या कितने समय में सफल होता है, और उसको क्षमता को निकालने में, उसको परिष्कृत करने में टीचर का, गाइड का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि हम सिखाते हैं, पढ़ाते कम है, दूसरे लोग पढ़ाते ज़्यादा हैं। पढ़ाने से उसका जो सीखने वाले का स्तर है, उसका स्तर सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है, उससे कोई संबंध नहीं होता है। पढ़ाने वाला पढ़ाता है और चला जाता है। हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिखाओ। सिखाने के लिए आवश्यकता है कि हम उसको पहले पता लगाते हैं कि उसका स्तर क्या है, और उस स्तर को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते हम इस तरीके से सिखाते हैं कि सरलता से, जैसे नदी का पानी बहता है, नदी का पानी अपने आप बहता है, अपने फ्लो में चलता है, किसी को बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से हम हर सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठता रहता है। हम वो तरकीबें भी सिखाते हैं जिससे कि याद ज़्यादा हो। हम वो तरकीबें भी सिखाते हैं जिसमें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीखी जाए। हर स्टूडेंट की क्षमता होती है, उस क्षमता को पहचान करके हम उसका टेस्ट लेते हैं टाइम टू टाइम, और टेस्ट के माध्यम से उसका पता करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, सीखने के स्तर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट सीखता है, कैंडिडेट सीखता है, तो वैसे वैसे उसका स्तर बढ़ता जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। आप देखते हैं जब परीक्षाएं होती है
कि परीक्षा हॉल में हम जाते हैं तो हज़ारों की संख्या में बच्चे दिखते हैं, और यदि भारत के स्तर का यदि परीक्षा होती है तो पूरे भारत में परीक्षा में लाखों स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स उसमें अपीयर होते हैं। तो उसे अपन को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में भरोसा रखने की आवश्यकता होती है, अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए। और जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे सीखते हैं, वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ता है। आत्मविश्वास अपने आप पैदा नहीं होता है, इसके लिए कर्म करने की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया कि कर्म कौन सा? सही डायरेक्शन वाला कर्म। यदि आप सही डायरेक्शन वाला कर्म करते हैं तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहते हैं। बड़ी से बड़ी जर्नी होती है, बड़ी से बड़ी जर्नी होती है तो हमेशा स्मॉल प्रथम कदम से प्रारंभ होती है। बड़ी से बड़ी यात्राएं होती हैं। आप देखते हैं कई लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं, बिना जूतों के यात्राएं करते हैं, कई किलोमीटर चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो मन में ठान लेते हैं कि मेरे को ये काम करना है। मैं हमेशा कहता हूँ पैशन, किसी भी काम को करने का पैशन होना चाहिए, और नई नई चीज़ों को सीखने की क्यूरोसिटी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है बच्चों में होती है। जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, हर चीज़ को तरह तरह से। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनमें भाषाओं को सीखने की बहुत क्षमता होती है। हम जब बड़े हो जाते हैं और मेरे को कोई कहेगा आप अब नई भाषा सीखो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे को यदि एक भाषा के बजाय 2 भाषा क्या 3 भाषा सिखाई जाएगी तो वो जल्दी सीखेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे में क्यूरोसिटी होती है, बहुत क्यूरोसिटी होती है। तो हमें को क्यूरोसिटी के हिसाब से तो बच्चे जैसा बनना है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा दृढ़ निश्चय करना है, जिसको हम पैशन बोलते हैं। यदि हम रखते हैं और क्यूरोसिटी रखते हैं तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में आप सब एग्जाम्पल देखिए, इस दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कमाने वाला चाहिए, दृढ़ निश्चय करने वाला चाहिए, और काम करने वाला चाहिए। तो जितनी भी परीक्षाएं होती है उनकी स्किल्स होती है। उस स्किल्स को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने में कोई जो है पूरी बातें सीख नहीं सकता है, इसके लिए मेहनत चाहिए। तो हमने एक मॉडल बनाया है कि जैसे जैसे ग्रेजुएशन होता है, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं तो 3 साल लगते हैं, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो 4 साल में पूरे होते हैं। तो ज़िंदगी के युवा पीरियड के, यंग एज के 3 साल या 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। और कोई ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मेरे को अमुक कॉम्पिटिटिव परीक्षा पास करनी है, तो उसी 3 साल के दौरान, उसी 4 साल के दौरान हम उस बच्चे स्टूडेंट्स को धीरे धीरे तैयार करते हैं। उसमें वो बातें सिखाते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। हम रटाते नहीं हैं, हम कई चीज़ों को ऐसे इंटरलिंक करते हैं कि उसके दिमाग में बैठ जाती है। उस स्टूडेंट को आप रात को 2 बजे भी उठाओगे तो वही उत्तर देगा जो सही होगा, वही उत्तर देगा जो बिल्कुल सही होगा। वो कैसे संभव है? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड इतना क्षमता रखता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम स्टूडेंट की उसकी क्षमता को धीरे धीरे निखारते हैं। निखारता स्टूडेंट है, लेकिन हम उसको गाइड करते हैं और गाइडेंस के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं। हमारा ये मानना है कि गरीबी हो, स्टूडेंट चाहे रूरल परिवार से आए, रूरल बैकग्राउंड से आए, या सेमी रूरल बैकग्राउंड से आए, या अर्बन बैकग्राउंड से आए, या लोअर मिडिल क्लास से आए, उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परीक्षाओं को पास करने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सही समय पर सही डायरेक्शन मिले। कई बार क्या होता है कि सही समय पर सही डायरेक्शन मिलती नहीं है, समय निकलता जाता है। फिर जब ग्रेजुएशन हो जाती है, पीजी हो जाती है, तब वो तय करता है कि मेरे को अमुक एग्ज़ाम देना है, तब तक बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि हर साल नए नए कैंडिडेट निकल रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा तीव्र होता जा रहा है, गहन होता जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शुरू से ही ग्रेजुएशन के साथ ही कोई ये लक्ष्य निर्धारित कर देता है कि मेरे को अमुक कॉम्पिटिटिव परीक्षा पास करनी है, आरएस पास करनी है, यूपीएससी में जाना है, या मेरे को जो है एसएससी की परीक्षा पास करनी है, या बैंक में जाना है। तो उसी हिसाब से उसकी धीरे धीरे हम ग्रूमिंग करते हैं। उसी हिसाब से उसकी इंग्लिश सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, पॉलिटी सिखाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिखाते हैं, इकोनॉमी सिखाते हैं, ज्योग्राफी सिखाते हैं, ताकि उससे उस स्टूडेंट की जो सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर हम एक ऐसी कला सिखाते हैं, ऐसी कला के माध्यम से उसको स्टूडेंट को तैयार करते हैं कि वो कम से कम समय में कई चीज़ों को जोड़ देता है। इकोनॉमिक्स जुड़ जाती है, पॉलिटी जुड़ जाती है, ज्योग्राफी जुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा अभी अम्फान साइक्लोन आया था, वेस्ट बंगाल में उठा था। अब
वेस्ट बंगाल में ज़्यादा तूफान आते हैं, साइक्लोन आप देखिए अरब की खाड़ी में अब कम आते हैं, वेस्ट बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जब साइक्लोन आता है तो उसका इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव आता है? कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इससे प्रभावित होते हैं? ये ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया। फिर उससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये इकोनॉमी का प्रश्न हो गया। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसके कारण से लॉकडाउन हुआ है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये इकोनॉमी का प्रश्न हो गया। उसके आगे सरकार की इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा? ये रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या करती है, राज्य सरकारें क्या करती है। तो कई चीज़ों को हम इंटरलिंक करके सिखाते हैं, तो उससे स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। और कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाता है परीक्षा में, सभी एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं कम से कम समय में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कम से कम समय में, और सही बात बताते हैं और उसको इस प्रकार से सिखाते हैं कि इंटरलिंक करते हुए वर्तमान में परिदृश्य को जोड़ते हुए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें इस कारण से हो रही है। फिस्कल डेफिसिट एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स में। सभी राज्य सरकारों और भारत सरकारों को एक तय कर रखा है कि जीडीपी का इतना % फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। अब जैसे ही ये महामारी आई उसके कारण से फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उसको रिवाइज कर दिया गया, तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो गया। लेकिन ये जो पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है उससे जुड़ गया, लॉकडाउन से जुड़ गया, सरकारों की इनकम से जुड़ गया, इनकम प्रभावित हो गई सरकारों की। तो सरकार कौन कौन से टैक्सेस लगा कर इनकम प्राप्त करती है? जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पैसेंजर टैक्स, इस प्रकार से कई चीज़ों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। अपने आप में न तो इकोनॉमिक्स मुश्किल है, न ज्योग्राफी मुश्किल है, न हिस्ट्री मुश्किल है, न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुश्किल है। अपने आप में कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा सोच होता है, किसी व्यक्ति का सोच होता है, वो उसको मुश्किल बनाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब जानते होंगे, ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। जब प्रथम बार साइकिल कोई चलाना सीखता है, जब प्रथम बार कोई साइकिल चलाना सीखता है तो गिर जाता है, घुटने छिल जाते हैं, होने लग जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं, फिर वापस कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर वापस करते हैं और धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। फिर आगे और बढ़ते हैं, फिर करते करते कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साइकिल क्या चलाते हैं? हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। वो इतने काम में माहिर हो जाते हैं करते करते कि हाथ छोड़ के चलाते हैं, उनमें इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि साइकिल चलाना अपने आप में प्रथम स्टेज पर जब साइकिल चलाना नहीं आता था तो उस व्यक्ति को मुश्किल लग रहा था, लेकिन वही व्यक्ति जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसको आसान लग जाता है, और वही व्यक्ति जब एक्सपर्ट हो जाता है उसमें स्किल में, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी काम अपने आप में आसान नहीं होता है, अपने आप में मुश्किल नहीं होता है। ये हमारी सोच होती है जो किसी काम को आसान बनाती है या उस काम को मुश्किल बनाती है। वही काम हम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, उस काम को करने में हम माहिर हो जाते हैं। हमारी आदत कैसे बनती है? हमारी आदत कैसे बनती है? कई व्यक्ति बहुत बुरी आदतों में फंस जाते हैं। कई व्यक्ति हैं, जब हम किसी काम को करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वो आदत बन जाती है। जब हमारी आदत बन जाती है, वही हमारा चरित्र का निर्माण करती है, वही चरित्र का निर्माण करती है, और उसी चरित्र के आधार पर हमारी डेस्टिनी तय होती है, जिसको हम भविष्य बोलते हैं। अब आप सोचिए, कोई भी काम करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। आज आप कितने बजे उठे, इसका निर्णय आपने लिया, उस पर एक्शन आपने लिया, दूसरों ने नहीं लिया। आप स्वयं निर्धारित कर रहे हैं कि आपने कितने बजे उठे, आज आलस किया या लेट उठे, या उठ करके आपने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से कार्य करने थे, कौन से कार्य आपने किए, कौन कौन से कार्य नहीं कर पाए, ये किसका दायित्व है या करना किसने तय किया? आपने स्वयं ने तय किया। ज़्यादातर व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देते हैं कि इसके कारण से मैं पिछड़ गया, मैं गरीब परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या मेरे का जो है मैं साइंस में नहीं जा पाया इसलिए मैं उस पद पर नहीं जा पाया। ये सब कमज़ोर व्यक्तियों के बहाने हैं। जैसे किसी काम को करने के बहाने, नहीं करने के बहाने होते हैं, वैसे ही किसी काम को करने के बहाने ढूंढिए। जैसे किसी काम को नहीं करने के बहाने ढूंढता है व्यक्ति कि मैं अमुक कारण से नहीं कर पाया ये काम। हमारा ये मानना है, दृढ़ विश्वास है
कि किसी भी काम को करने के भी आप बहाने ढूंढिए, आधार ढूंढिए, जीवन में निश्चित आगे बढ़ेंगे आप, जीवन में निश्चित आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसको पास करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके लिए उसी डायरेक्शन में उसको प्रयत्न करना आवश्यक है। प्रयत्न सही डायरेक्शन का प्रयत्न, गलत डायरेक्शन का प्रयत्न करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। सही डायरेक्शन में प्राप्त करेंगे, आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, अमुक परीक्षा में नहीं मिलेगी, दूसरी परीक्षा में मिलेगी। आप देखेंगे कि कई परीक्षाएं ऐसी है, आरपीएससी की या सिलेक्शन बोर्ड की, राजस्थान का जो बोर्ड है, जिसमें कईयों में सिलेबस कॉमन है, कुछ चीज़ें अलग अलग होती है। जब कई चीज़ें कॉमन हैं तो आसानी से आप जो है सब परीक्षाओं को दे सकते हैं। जब सब परीक्षाओं दे सकते हैं और आसानी से आपने लेवल बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से आपको किसी परीक्षा में सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। आप ये मानिए कि सफलता जो प्राप्त करते हैं वो सब आप में से ही आते हैं, बाहर से नहीं आता है। सफलता प्राप्त करने वाले सब आपसे ही आते हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आता है। लेकिन हम कई बार मन में ऐसा ठान लेते हैं कि मैं जो है छोटे गांव में रहता हूँ या रहती हूँ, या मेरे माता पिता गरीब हैं, या मैंने कॉमर्स ले ली या आर्ट्स ले ली, पता नहीं क्या होगा, या मेरे यूजी में या पीजी में कम नंबर आए, आगे क्या होगा। हम ऐसी कई धारणाएँ, अनावश्यक भय पाल लेते हैं दिमाग में, उनका कोई अर्थ नहीं है। ग्रेजुएशन करना, पीजी करना एक अलग चीज़ है और परीक्षाओं को पास करना एक अलग चीज़ है। ये तो खाली आपकी एलिजिबिलिटी तय कर देता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप अमुक परीक्षाएं दे सकते हैं। उसके बाद सब बराबर है, चाहे आपने एक्स यूनिवर्सिटी से पास की ग्रेजुएशन या वाई यूनिवर्सिटी से पास की या जेड यूनिवर्सिटी से पास की, सब बराबर। तो उसके लिए लक्ष्य जब तैयार कर लिया, तय कर लिया आपने, और फिर ये तय कर लिया, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया और एफर्ट चालू कर दिया, सही डायरेक्शन का एफर्ट चालू कर लिया, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास रखना जरूरी है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कई बार परीक्षा में कम नंबर आ जाते हैं, रह जाते हैं, कोई 5 नंबर से रह जाता, 10 नंबर से रोते हैं। कई स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा मैंने, तो मैं उनको बोलता हूँ रोने से कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत। व्यक्ति आप देखते हैं कि भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं, जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, आत्मविश्वास रखता है, वो एक्सीडेंट से नहीं मरता इतना जितना कि एक्सीडेंट के भय से मरता है। वर्ल्ड रिसर्च ये कहती है कि जो अनावश्यक भय है आदमी में, वो व्यक्ति को कमजोर कर देता है। तो आपको जो तैयारी जब करते हैं तो भय आता है, मेरे दिमाग में आता था कि पता नहीं पास होंगे फेल होंगे, लेकिन दिमाग में रखो एफर्ट करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अपना कर्तव्य है। उसका फल मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ये अपने हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म अपने हाथ में है। कितने बजे उठना है, आज मुझे क्या क्या काम करना है, ये मेरे हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। जब ये तय कर लेते हो कि ये काम करना मेरा कर्तव्य है और मुझे करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ, उसमें रात और दिन का अंतर हो जाता है। कहने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, छोटी सी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब मुझे बताओ, आप इस दुनिया में या आप में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हेल्दी नहीं रहना चाहता है, जो पैसे वाला नहीं होना चाहता है और जो वाइज नहीं रहना चाहता है? ऐसा कोई है क्या आप में से? अभी तक मैंने कईयों से बात की, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे साक्षर हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता है कि मैं तीनों में से तीनों नहीं बनना चाहता। लेकिन उसका जो पहली जो बात है वो क्या कहती है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और कितने व्यक्ति हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और समय पर सोते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो व्यक्ति को खुद को निर्णय लेना है, निर्णय लेकर के उस पर काम करना है। खाली सोच ले कि मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, सोचता रहता है। ठंड के दिन होते हैं तो ठंड पड़ती है बहुत, सोचता है कि जल्दी उठूँगा मैं, लेकिन वापस विचार आता है कि 10 मिनट और सो लेता हूँ मैं, वापस सो जाता है। फिर क्या होता है? आधा घंटा निकल जाता है, फिर उठता है, देखता है और लेट हो गया, सूर्योदय हो गया, धूप निकल गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कर्म बहुत आवश्यक है।
और सही डायरेक्शन का कर्म बहुत आवश्यक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इन परीक्षाओं में क्या ज़्यादातर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लग गए आजकल, जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको ज़्यादा प्रश्न को उत्तर देने से सफलता नहीं मिलती है। जितने भी आप प्रश्न के उत्तर देते हो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने चाहिए। यदि गलत ज़्यादा हो गए तो आपके नेगेटिव मार्किंग से आप नीचे चले जाओ। तो सही जानते हुए भी आप सिलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये भी अभी रणनीति है, इसके लिए भी तौर तरीके हैं, वो सीखना आवश्यक है। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों को ही अटेम्प्ट किया जाए और गलत प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के बहुत कम प्रयास किए जाए। तो ये भी तरीके हैं, इसके तरीके भी हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न करें। इसके लिए कॉन्फिडेंस आवश्यक है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कई चीज़ों को इंटरलिंक करना पड़ता है। कई प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो कि इंटरलिंकिंग के बिना प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी किताबों में नहीं मिलते हैं। यूपीएससी के प्रश्न ऐसे आते हैं जो आम किताब में नहीं मिलते। उनको बड़ा सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये भी सही है और ये भी सही है, उन्हें 2 या 3 में से सही का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई 90% मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तो जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं उनमें कुछ ही प्रतिशत होता है ऊपर का, उसमें कंपटीशन होता है। बाकी तो खाली फॉर्म भी भरते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, बहुत कम होती है, या उनका लेवल इतना नीचा होता है कि उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो कंपटीशन रियल में होता है, वो ऊपर के कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसमें होता है। तो उस पर जाने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है और सिस्टमेटिक वे में करने की ज़रूरत है। सिस्टमेटिक वे में यदि आप काम करते हैं तो आपका समय बचता है और कम समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति यदि 3 साल में कोई चीज़ सीख जाता है, कोई कोर्स को कवर करके अच्छी तरह से सीख जाता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है वो वही चीज़ जो है 2 साल में सीख जाता है। अब देखिए 1 साल का फ़र्क हो जाता है। 1 साल बहुत होता है जीवन में, 1 साल का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपटीशन तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है और बढ़ता ही रहेगा। तो उस रेफरेंस में सही लक्ष्य निर्धारित, हारे हार है मन के जीते जीत। यदि आप खुद ही हार गए तो आप तो आगे हम जीतेंगे, और जीतेंगे तो उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या करते थे? सोचो, बड़ी सोचो और उसके साथ कर्म करो। सोच बड़ी आवश्यक है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे कई साथी लोग हैं, कोई पटवारी बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई खेती करने लग गया, कोई एडवोकेट बन गया। मेरे भी दिमाग में आता था अपन भी बन जाएँ। उस समय नौकरियाँ बहुत थी, मैं पहले के साल की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई 10वीं पास कर लेता था तब भी नौकरी मिल जाती थी उसमें। लेकिन हमने ये निर्धारित किया कि नौकरी करो तो बड़ी करो। तो हमने सोचा, तो बड़ी नौकरी करने की हमने सोची, तो फिर उसके हिसाब से प्रयत्न किया, और प्रयत्न किया तो ईश्वर की कृपा से कोई नौकरी मिल जाती। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है और उसको सही डायरेक्शन में एफर्ट करना जरूरी है। आलस्य के बारे में मैं और बताता हूँ। आलस्य एक ऐसी चीज़ है जो जिंदे व्यक्ति को खोखला कर देती है। संस्कृत में कहा गया है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हम लड़ते हैं, दूसरों से लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, अपने आप से नहीं लड़ते हैं। मैं ये कहता हूँ अपने आप से लड़ो। किससे लड़ो? अपने आप से लड़ो। अपने आप से कैसे लड़ो? शत्रु बैठे हुए अपने अंदर, खूब शत्रु बैठे हुए, एक नहीं अनेक बैठे हुए हैं। तो उन शत्रुओं से अपन लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। तो देखो आपकी क्या प्रगति होती है, क्या प्रगति होती है। आप दूसरों से हमेशा ही आगे बढ़ेंगे, हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। ये प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है, कोई एक दिन में, एक महीने में नहीं होता है। इसके लिए आपको अच्छे व्यक्तियों की संगति भी चाहिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल अच्छा होने से क्या होता है कि आपका जो समय है उसका सही उपयोग होता है और आप किसी पूरी चीज़ को नहीं सीखते हैं, अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ना, कोयला की दलाली में मुंह काला। कोयला आप खरीद बेच नहीं रहे हैं, खाली दलाली कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मुंह काला होने की मतलब बदनाम होने की संभावना रहती है। तो ऐसा क्यों किया जाए? जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे व्यक्तियों की संगति करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो अच्छा पढ़ रहे हैं, जो आगे अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ही मैं कहा करता हूँ, हमेशा ही कहा गया है कि एक पर्सन इज़ नोन बाई कंपनी ही कीप्स, पर्सन इज़ नोन बाई ए कंपनी ही और शी कीप्स। मतलब ये है कि एक व्यक्ति इससे जाना जाता है वो किस कंपनी में घूमता है, किस कंपनी में रहता है।
इसकी संगति में रहता है। उसके आगे का एक आधा वाक्यांश और है जो और भी महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि ए पर्सन इज ऑल्सो नॉन बाय द कंपनी वन अवॉइड्स। किस प्रकार की कंपनी को, किस प्रकार की संगति को वो अवॉइड करता है, उससे दूर रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार हम छोटे छोटे लालच में या जाने अनजाने में कई बार जो है ऐसी चीज़ों की संगति में पड़ जाते हैं जो जीवन को बदल देती है, दूसरी दिशा में ले जाती है। और समय एक ऐसी बड़ी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है अपनी कि एक बार समय निकल गया वापस नहीं आता। समय एक बार निकल गया वापस नहीं आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, तो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को पास करना और भी मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हम एफर्ट करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, कई बार करते हैं, लेकिन कई बार जो है व्यक्ति फिर हताश होने लगता है। किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली तो हताश होने लगता है, आत्मविश्वास खोने लगता है, तो उस समय उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर सही काम किया जाए। सही समय पर सही काम किया जाए तो आप देखोगे यूपीएससी या आरपीएससी की कई परीक्षाएँ होती हैं, कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपके 10वीं के लेवल के होते हैं, कोई पीजी के लेवल के नहीं होते हैं। कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 10वीं का प्रश्न है। कोई पीजी का प्रश्न नहीं है, कोई यूजी का प्रश्न नहीं है। मतलब क्या हुआ, कई चीज़ें ऐसी होती है जो 10वीं के लेवल की होती है, जो पूछी जाती है परीक्षा में। इसलिए उसको कहा गया सामान्य ज्ञान टेस्ट करते हैं स्टूडेंट का। इस मोटी मोटी बातें उसको ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम होना चाहिए, और यही बातें पूछी जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम जो है कई जो सामान्य बातें होती हैं उसको भी हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का मतलब खाली पढ़ने से नहीं है, उनको आत्मसात करने की ज़रूरत है, उनको सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, और ऐसा नहीं होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों को हम जब सीख जाते हैं तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है, हम भूलते नहीं हैं। आप देखोगे, आप जो स्टूडेंट हैं, आपने 6वीं 7वीं 8वीं में कोई भी बातें पढ़ी होगी, आपके उम्र तक याद रहेगी, आगे तक। हमने भी संस्कृत पढ़ी थी, 9वीं क्लास में पढ़ी थी, अभी भी याद है, कितने साल हो गए। ये क्या, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रुचि क्या है पढ़ते समय। किसी भी काम को आपको भार मत मानो। किसी भी काम को हम यदि भार मानते हैं तो देखो ये पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है या इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी मुश्किल है या भार स्वरूप है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो अप्रोच सही नहीं है। सकारात्मक सोच लेके चलो। सकारात्मक सोच लेके चलता है व्यक्ति, आगे बढ़ता है, बीमार भी कम होता है, इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा रहता है। अभी आपने सुना होगा ना कि कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है वो बीमार कम होता है, उस पर प्रभाव नहीं आएगा, वो बच जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो जल्दी से प्रभावित होगा। तो इम्यूनिटी कोई खान पान के साथ साथ ऐसे कई अन्य चीज़ों से भी बनती है। आपकी सोच क्या है, सकारात्मक सोच वाले, नियमित दिनचर्या वाले, वो व्यक्ति इम्यूनिटी लेवल उनका हाई होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम यंग हैं, आप लोग सभी लोग यंग हैं, तो सकारात्मक सोच रखिए। नकारात्मक सोच आने से व्यक्ति नीचे जाता है, सकारात्मक सोच से स्वस्थ भी रहता है और आगे बढ़ता है। आप सब लोगों को आगे बढ़ना है, जब आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच रखिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पैसा नहीं लगता है। सकारात्मक सोच रखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये सकारात्मक सोच एक प्रवृत्ति है जो धीरे धीरे सीखी जा सकती है और बदली जा सकती है। मेरा तो ये मानना है कि कई आदतें हम सीखते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि आदत कैसे बनती है। तो आदत, किसी चीज़ को आदत बनाना नहीं बनाना वो हमारे हाथ में है, वो आपके हाथ में है, किसी आपके मित्र के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर ये बनाते हैं, मानते हैं कि हमारी आदत बन गई है और हम क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती है। नहीं, सीखिए, पेशेंस रखिए, क्यूरोसिटी रखिए दिमाग में, बच्चे जैसी क्यूरोसिटी, और सीखते रहिए। आप देखिए प्रतिदिन 5 शब्द यदि अंग्रेजी के सीखते हैं नए नए, तो 1 साल में आप देखो कितने शब्द आप नए सीख जाते हैं। खाली 5 शब्द की बात बता रहा हूँ मैं, खाली 5 शब्द, उसी में सिनोनिम आ जाता है, उसी में एंटोनिम आ जाता है, उसी में वन वर्ड आ जाता है, उसी में उसका जो है कई प्रकार का जो अर्थ होता है वो आ जाता है, कई हो जाते हैं। लेकिन करने वाली बात है, मैंने बताया कर्म प्रधान, काम, सोच तो हो लेकिन उसके साथ में एक्शन जरूरी है, कार्य जरूरी है, कर्म जरूरी है।
जब आप सोच को कर्म से जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से सफलता, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई जादू पैदा नहीं हुआ जिसमें कि बिना काम किए हुए कोई न कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आप नहीं प्राप्त कर सकते, कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रयत्न अवश्य करें। सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो अलग बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एफर्ट करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी खुद की सहायता करते हैं। जो खुद की सहायता नहीं कर पा रहे तो भगवान कहाँ से आएगा, उनकी कैसे सहायता करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अपने आप की सहायता करने के लिए आपको ही करना है। आपको कैसे करना है? लक्ष्य निर्धारित करना है, कर्म करना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। यदि आप सही डायरेक्शन में काम करोगे तो कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा, इतनी याददाश्त हो जाएगी कि आपको जो लगेगा कि हम तो हम कई प्रकार की कोचिंग जो लगती है बाज़ारों में, कई कोचिंग देने के लिए आप जाओगे तो आप लगेगा ये तो हमारे पहले से आता है, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ही गाइडेंस की ज़रूरत है जिसको भी आप कर सकते हो। आज की तारीख में किताबों की कोई कमी नहीं है, न मटेरियल की कोई कमी है। मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से आप जितना मटेरियल चाहो उतना मिल जाता है। तो ये निर्धारित करना पड़ता है कि हम क्या पढ़ें और किसको नहीं पढ़ें, क्योंकि सिलेबस, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो उस सिलेबस को एक वांछित समय में पूरा करना पड़ता है। तो सार गर्भित बातें कैसे प्राप्त की जाए, सीखी जाए, वो कई बार जो कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं वो सिखा देते हैं कम समय में। और वो भी इस प्रकार से सिखाते हैं कि प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो भी आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कई बार प्रश्न घुमा देते हैं जो कि किताबों में नहीं मिलता है, तो भी यदि अच्छी तरह से जिस व्यक्ति ने सिखा रखा है आपको, तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो तौर तरीका है सीखने का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय सीमित होता है। उसी समय सीमा में आपको सीखना है, कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करना है और आगे बढ़ना है। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि देखो, स्वयं की गलती स्वयं को नहीं दिखती है। मेरे को खुद की गलती मेरे को कभी नहीं दिखती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बजट बनता है, केंद्र में भी बजट बनता है और राज्य सरकारों में भी बजट बनता है। जब बजट बनता है तो कॉन्फिडेंशियल होता है पूरा। जब तक विधानसभा में बजट पेश नहीं होता है तब तक जो है उसको कोई किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है। मैं उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हुआ करता था। जो बजट में जो टैक्स प्रपोजल्स होते हैं वो हमारे अंडर में ही होते थे, तो हम उसको टाइप भी करते थे, पढ़ते भी थे। लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति से भी पढ़वाता था, विश्वास पात्र से, किसी दूसरे अधिकारी से, कि देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि इसको मैंने देखा है और मेरी गलती मेरे को नहीं दिखती है। तो दूसरे से पढ़वाता था तो उसे कभी कभी गलती पकड़ में आ जाती। तो ये नहीं मानना चाहिए कि गलती सबसे होती है। और इंसान है तो गलती तो होगी, लेकिन गलती को ठीक करना वो महत्वपूर्ण है। तो अंत में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही समय पर लक्ष्य निर्धारित करके सही समय पर यदि सही डायरेक्शन का, यदि सही गाइडेंस में यदि सीखा जाए, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और इसके बारे में आपको कोई भी और डिटेल जानकारी चाहिए आपको, तो आप अपेक्स यूनिवर्सिटी के टोल फ्री नंबर हैं, इसके नंबर दे रखे हैं हमने। इसकी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी चला रखी है, उसमें भी हमने पैम्पलेट छपाया, उसमें भी आपको नंबर दे रखे हैं, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दे सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।